हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हम टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बेसिक से ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे देखिएगा ज़रूर। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर की कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? तो एनसीबीटी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, है ना। अब एनसीबीटी योजनांतर्गत परीक्षाएं कौन आयोजित करवाता है? तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय आयोजित करवाता है। क्वेश्चन 3, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है। क्वेश्चन 4, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को सप्ताह में कितने घंटे कार्य करवाया जाता है? 42 आवर्स। क्वेश्चन 5, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितने व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो 126 ट्रेड रहती हैं। भारत सरकार के शिक्षित प्रशिक्षण योजनांतर्गत राज्य के विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण शिक्षुओं को प्रथम वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह दे है? तो कितनी है दोस्तों? 4179। तो क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व्यवसाय के लिए प्रवेश योग्यता 10वीं कक्षा विज्ञान एवं गणित विषय सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है फ्रेंड्स। प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष की अवधि में कितने आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाते हैं? तो 12 कैजुअल लीव 12 दी जाती हैं। प्रशिक्षणार्थी की संस्थान में कितनी उपस्थिति अनिवार्य है? तो फ्रेंड 80%। प्रशिक्षणार्थी की कम उपस्थिति होने पर उसे किसकी अनुमति के द्वारा अंतिम परीक्षा में बैठाया जा सकता है? तो निदेशक। किसी छात्र द्वारा संस्थान में लगातार कितने दिन बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसका नाम संस्था से पृथक कर दिया जाता है? तो 10 दिन। छात्र से प्रति वर्ष कितना प्रशिक्षण शुल्क लिया जाता है? तो 1200। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करता है, तो कुशल कारीगर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने अभियांत्रिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 73। अप्रेंटिस परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अप्रेंटिस को तृतीय वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह प्रदान की जाती है? तो 5373। प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष की अवधि में कितने चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं? तो 15 दिन 15 डे मेडिकल लीव। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य स्तर पर कौन सी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है? तो राज्य स्तर पर तो एससीबीटी होती है, स्टेट लेवल की।
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को किस क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है? तो मापन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट और द्रव्य गतिकी और इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ये सारी जानकारी होना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को किसके अनुसार कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना चाहिए? तो निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुसार, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार ही करना चाहिए। अब था क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर चालू हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो ये कौन सा चित्र है? तो ये चेतावनी चिन्ह है। दर्शक चित्र क्या है? चेतावनी का है ये, और ये भी चेतावनी का चिन्ह है। ये सूचनात्मक चिन्ह है। और ये क्वेश्चन दे रहा दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है। तो जॉब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षा नियमों का, तभी दुर्घटना नहीं होगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है, तो बीटाडीन रखा जाता है फ्रेंड। कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं, तो डांगरी, जूते व चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ, उपरोक्त सभी, ये सभी रखनी चाहिए फ्रेंड्स। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्तियों को दूर करते हैं, कैसे करते हैं? सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से करते हैं। काटने वाले औजार को कहाँ रखना चाहिए? तो काटने वाले औजार को सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड का 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? तो कार्य करने में जल्दबाजी करना दुर्घटना का मुख्य कारण है। तो झटके लगे व्यक्तियों को ना तो हमें पानी पिलाना चाहिए, नहीं चाय, ना ही दूध, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। ये दुर्घटना चिन्ह की पहचान कीजिए। तो निषेधात्मक चिन्ह जो है, वो दुर्घटना का चिन्ह है। चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। ये भाई इसे क्या कर रहा है? शेपर, ये शेपर विधि है। इसका क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। तो ये सिल्वेस्टर विधि है। चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। तो ये लाबोर्ड विधि है फ्रेंड्स। दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। हम सावधानियों का पालन करेंगे तभी दुर्घटना नहीं होगी। आग एक मिश्रण है, तो ताप, प्रकाश और ऊष्मा, ये 3 चीज़ों का मिश्रण है आग। बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है। दोस्तों, ये सेकेंड ऑप्शन बी है, ये हमारे बिजली के पैनल पर मिलता है। ये चिन्ह दर्शाता है, तो ये क्या है? प्रवेश निषेध है। एरो को क्रॉस किया है तो प्रवेश निषेध है। BIS
का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। धूम्रपान निषेध का प्रतीक है, तो ये सिगरेट में धुआं निकल रहा है, इसे क्रॉस कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए। व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है, तो वह उद्यमी कहलाता है दोस्त। निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है, तो निषेधात्मक चिन्ह जो है सभी हैं। निषेधात्मक मतलब जैसे उसको रोकना होता है, मतलब क्रॉस नहीं करना है, बीड़ी का जैसे सिगरेट है इसे नहीं पीना है, ये खतरा है। जो खतरे के चिन्ह निषेधात्मक ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यावसायिक इकाई कहलाती है, तो वो उद्यम कहलाती है। यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वास प्रक्रिया माउथ टू माउथ प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए, तो रेत डालकर साफ करना चाहिए फ्रेंड। धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव से कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना। सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? तो लाल रंग का क्रॉस होता है फ्रेंड्स। ये ट्रू और फॉल्स है। काटने और मापने वाले औजारों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, सत्य है। दुर्घटनाग्रस्त कारीगर को सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, सत्य है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को पानी या दूध पिलाना चाहिए, असत्य है, नहीं पिलाना चाहिए। निषेधात्मक चिन्हों के अंतर्गत बिजली के झटके, आग का भय आदि आते हैं, असत्य। आग लगने व बिजली से झटका लगने की स्थिति में कार्यशाला के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, यह सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत से लगी आग को रेत या मिट्टी से डालकर काबू करें। मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। औजार को ग्राइंड करते समय हमेशा चश्मा पहनना चाहिए। कार्यशाला में सदैव जूते पहनना चाहिए। चलते मशीन में तेल देते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करें। अभी कह रहा है चिंपिंग के दौरान उड़ते हुए चिप्स के बचाव के लिए आप अपने व सहकर्मी के बचाव के लिए कौन सा सुरक्षा साधन प्रयोग में लाएंगे? तो बैच के सामने चिपिंग गार्ड स्क्रीन को स्थापित करना और सुरक्षा चश्मों को प्रयोग करना। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पर डॉक्टर के आने से पहले किए जाने वाले तुरंत और अस्थायी इलाज को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। कार्यशाला में प्राथमिक उपचार के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो फ्रेंड ये टिंचर होना चाहिए, टिंचर आयोडीन और टिंचर बेंजीन, डिटॉल, मर्क्यूरोक्रोम, दर्दनाशक औषधि, बर्नॉल पट्टी, रुई, मूर्छा दूर करने की और औषधि, जालीदार कपड़ा, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, ड्रॉपर, लकड़ी के छोटे फटके, दवा देने का गिलास, स्ट्रेचर, ये सभी होना चाहिए। चेतावनी के चिन्हों के बारे में बताइए। तो इन चिन्हों द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली के झटके, आग का भय आदि।
इनका आकार त्रिकोण होता है। इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है तथा संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोट, पीड़ा व स्थिति देखकर घबराना नहीं चाहिए। दुर्घटना के बारे में बातें करके समय न गंवाकर जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार देना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तथा खून निकल रहा है तो सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करना चाहिए। प्राथमिक उपचार से पहले जांच लें कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कहां दर्द हो रहा है व उसकी स्थिति कैसी है। ये चैप्टर 3 स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे। उपरोक्त सभी करना चाहिए फ्रेंड। फेज टेस्टर को प्रयोग लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो 500 वोल्ट से अधिक की रेंज परस्पर काम में नहीं लेंगे। इंसुलेशन चेक करेंगे। चेक करते समय धातु की फ्लेक्स पर अंगुली रखेंगे व अर्थ के संपर्क में रहेंगे। पेचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे? तो पेंच के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करेंगे। पेचकस के हैंडल पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे, और अधिकतर मारते हैं। इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करेंगे। और ये बेंच 22 की बॉडी बनी होती है तो कास्ट आयरन की बनी होती है। 22 क्लैंप का उपयोग किया जाता है, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है दोस्त। दस्ती 22 का प्रयोग किया जाता है तो छोटे छोटे कार्य करने के लिए किया जाता है। एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं तो 22 क्लैंप के द्वारा पकड़ते हैं। ये कह रहा है कि ये 22 हैं दी हुई, इन्हें पहचानना है फ्रेंड। ये कौन सी 22 है? चित्र में दर्शाई गई होल्डिंग डिवाइस में से सी क्लैंप को पहचानें। सी क्लैंप कौन सा है इसमें फ्रेंड्स? इसको पहचानना है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। तो हमारा सी क्लैंप ये वाला, सी नंबर वाला सी क्लैंप है। ये कंट्रोल वाल्व का जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एक्चुएटर को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है सी क्लैंप। दी गई 22 को पहचाने हैं। तो फ्रेंड्स ये पिन 22 है। 22 के साइज को निम्न के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। तो जा की चौड़ाई के अनुसार, उसका जो जबड़ा होता है उसकी चौड़ाई के अनुसार। चित्र में दर्शित औजार के अंकित एक्स भाग का नाम क्या है? इस एक्स भाग का नाम स्क्रू रॉड पिंडल, इसे स्क्रू रॉड पिंडल कहते हैं फ्रेंड। मेटल को हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। मैलेट को हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। चित्र में दिखाई गई हैमर का नाम बताइए। तो इसमें फ्रेंड क्रॉस पिन हैमर है। ये चित्र में दर्शित औजार का नाम है। ये कौन सा औजार है? तो ये हैंड वाइस है।
चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो फ्रेंड इसका नाम बताना, ये पाइप वाइज है। ये टूल मेकर वाइज है फ्रेंड। किला हथौड़े को पहचानिए। तो किला हथौड़ा ये डी वाला है, इसे हम किलो का उखाड़ते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है वो। कैलीपर निम्न धातु के बने होते हैं। तो कैलीपर कार्बन स्टील के बने होते हैं। जैनी कैलीपर को कहते हैं, जैनी कैलीपर को हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर कहते हैं। चित्र में दर्शित कैलीपर का नाम बताइए। तो ये वाहा कैलीपर है। चित्र में दिखाए गए जैनी कैलीपर में अंकित एक्स भाग का नाम बताइए। तो ये एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है। चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग एक्स का नाम बताइए। तो इसे हम फ्रेंड ब्लेड बोलते हैं। गुनिया का साइज लिया जाता है स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। चित्र में दर्शाया गया कैलीपर का नाम क्या है? तो फ्रेंड ये स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलीपर है। दिए गए चित्र में इंजीनियर गुनिया के प्रकार को पहचानें। तो ये इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित गुनिया का प्रयोग करते हैं। तो दर्जी कारपेंटर करते हैं। स्प्रिंग टाइप कैलीपर है। तो स्प्रिंग टाइप कैलीपर आंतरिक कैलीपर और वह कैलीपर ये भी दोनों हैं। चित्र में दिए कैलीपर का नाम बताइए। तो ये आंतरिक कैलीपर है। चित्र में प्रदर्शित कैलीपर का नाम बताइए। तो ये ऑड लैंग कैलीपर है। निम्न में से जैनी कैलीपर को पहचानें। तो ये डी वाला जैनी कैलीपर है। चित्र में दिए गए गुनिया के एक्स लेवल भाग को पहचानिए। तो ये स्टॉक है, ये एक्स लेवल भाग है, इसे स्टॉक कहते हैं। जाप पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो हम स्क्रैबर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैबर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये डाटम सरफेस प्रदान करता है। स्क्रैबर का कार्य है, स्क्रैबर का कार्य फ्रेंड जाप पर मार्किंग रेखाएं खींचना है। इस प्रकार के पंचों का प्रयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। तो ये क्या है? प्रिक पंच। चित्र में दर्शाया गया पंच का प्रयोग धातु में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। तो सेंटर पंच, सेंटर पंच से ही करते हैं। चित्र में दर्शाए गए उपकरण के द्वारा बड़े चाप एवं वृत्त खींचे जाते हैं, पहचान कीजिए। इसे क्या बोलते हैं? इसे ट्रेमल बोलते हैं फ्रेंड। चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान करना है। तो सरफेस प्लेट है फ्रेंड्स ये। चित्र में दर्शाया गया स्क्रैबर की पहचान कीजिए। तो ये एडजस्टेबल स्क्रैबर है। चित्र में दर्शाया गया स्क्रैबरों में से पॉकेट स्क्रैबर की पहचान कीजिए। तो ये सी वाला है, ये पॉकेट स्क्रैबर है। चित्र में दर्शाया गया पंच का पॉइंट कोण 60 एवं 90 में उपलब्ध होता है जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ऑटोमेटिक पंच। चित्र में दर्शाया गया पंच को पहचानना है फ्रेंड। तो ये बैंड पंच है।
चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकेट आर्म की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड, ये इसमें सी जो एरो दिया है, ये इसे रॉकेट आर्म वो कहते हैं। चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 का होता है। इसका उपयोग स्क्रैपर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। पहचान कीजिए। तो ये डॉट पंच है, डॉट पंच से ही करते हैं। चित्र में दिखाए गए चीजल का पहचान करना है, तो ये डायमंड पॉइंट चीजल है। चित्र में दिखाए गए चीजल का नाम है, तो ये वेब चीजल है। चित्र में दर्शित चीजल का नाम है, तो फ्रेंड ये फ्लैट चीजल है। चित्र में दर्शाई गई फाइल मुलायम पदार्थों की फाइलिंग के लिए उपयोग की जाती है। पहचान कीजिए। तो ये रासो कट फाइल है। चित्र में खांचे, चाबी, घाट और झर्री काटने वाली चीज़ें दर्शाई गई है। पहचान कीजिए। इसे क्रॉस कट चीज़ें कहते हैं फ्रेंड। चित्र में ट्विस्ट ड्रिल में एक्स से लेवल भाग को पहचाने। तो ये एक्स का लेवल भाग के लिए फ्लूट कहते हैं। ये ट्रू फॉल्स स्टार्ट होता है फ्रेंड। जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट है। सही है। बी ब्लॉक को सामान्यतः गोल तथा आयताकार जॉब मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सत्य है। बोल्ट का प्रयोग नट के साथ किसी वस्तु को कसने के लिए किया जाता है। यह सत्य है। ग्लो लैंप का प्रयोग सोल्डर को पिघलाने में किया जाता है। सत्य है। लकड़ी से बने हैमर को किला हैमर किया कहते हैं। असत्य है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। बोल्ट कसने के लिए हम स्पैनर सेट प्रयोग करते हैं। तार मोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन का आगे का सिरा प्रयोग में लाना चाहिए। धातु छिद्र काटने के लिए स्निप प्रयोग में लेना चाहिए। बेंच बेस का साइज चाक की चौड़ाई से लिया जाता है। सरफेस प्लेट क्लाज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। निम्न औजारों को उपयोग लिखिए। कॉम्बिनेशन प्लायर कहाँ काम आता है? तो तार मोड़ने, जोड़ लगाने व काटने हेतु। साइड कटिंग प्लायर का उपयोग लिखिए। तांबे के वाइंडिंग तार व पीवीसी तार काटने में। नट खोलने हेतु क्या काम में लेंगे? तो स्पेनर। लोहे की पतली चद्दर काटने हेतु काम में लेंगे स्निप कैंची। लेदराइट पेपर काटने हेतु क्या काम में लेंगे? तो कैंची स्निप। तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाने हेतु क्या काम में लेंगे? तो वायर स्ट्रिपर। बी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है? तो बी ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब पर मार्किंग, ड्रिलिंग, जॉब सहारा देने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। स्क्रैबर क्या है? तो फ्रेंड, स्क्रैबर एक लोहे के तार का टुकड़ा होता है जिसकी मोटाई 3 मिमी से 5 मिमी होती है। ये जॉब पर मार्किंग अर्थात लाइन खींचने के काम आता है। ये तेज नुकीली धार वाला यंत्र है जिसके आगे का पॉइंट 10 से 15 डिग्री के कोण पर ग्रेड किया जाता है। इसकी लंबाई 6 इंच से 8 इंच होती है। फाइल का वर्गीकरण किस के आधार पर किया जाता है? तो फाइल का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। साइज कट आधार पर, आकृति के आधार पर, कट के आधार पर। साइज व आधार क्या फर्स्ट है? साइज व आधार पर, आकृति के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर। स्क्रैबर के प्रकार बताइए। तो स्ट्रेट स्क्रैबर, बेंट स्क्रैबर, ऑफ शेप स्क्रैबर, एडजस्टेबल स्क्रैबर, पॉकेट स्क्रैबर।
फ्रेंड ये अगला चैप्टर चालू होता है यहाँ से। भाप माइक्रोमीटर में निहाई का मुख तथा स्पिंडल निम्न का बना होता है। तो ये क्रोमियम का बना होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान निम्न होता है। तो ये 0.01 मिमी होता है। सूचमापी यंत्र एवं स्क्रू चूड़ियाँ। माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित होता है तो नट और बोल्ट पर। ये एग्जाम में आता है अधिकतर। मीट्रिक माइक्रोमीटर निम्न रेंज में उपलब्ध होते हैं। तो 25 मिमी में होते हैं। माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? तो ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है। तो वास्तविक पाठ्यांक में नेगेटिव एरर को जोड़कर। हाँ ठीक है। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पमार्क लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इसका 0.02 होता है। ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अल्पमार्क कितना रहता है? 0.001 इंच। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है तो 0.02 होता है। एक 50 से 75 वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक होता है तो 50 मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल का थ्रेड की पिच होती है तो 0.5 माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है तो जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लिप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का भाग होता है 0.01 मिमी। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक सहायक होता है। तो जो रैचेट स्टॉक है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। वर्नियर कैलिपर का अल्पमांक किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड मेन स्केल डिवीजन का भाग मान एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिमी की नेगेटिव एरर है यदि माइक्रोमीटर 40.53 मिमी माप देता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा? तो फ्रेंड 40.56 इसका सही माप होगा। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है तो माइक्रोमीटर में लॉक नट जॉब पर पाठ्यांक को सेट करने के पश्चात उसे लॉक करने के लिए लगाया जाता है। किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिमी की पॉजिटिव एरर है यदि माइक्रोमीटर 25.41 मिमी माप देता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा? तो 25.39। दिए गए वर्नियर कैलिपर के चित्र में अंकित भाग की पहचान कीजिए। तो ये भाग बीम स्केल, इसे हम बीम स्केल बोलते हैं। चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग का पाठ्यांक होता है तो फ्रेंड 2.31। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 21। चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होता है? तो फ्रेंड 12.69।
निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बने होते हैं? तो डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जा सकता है। इसका कारण इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। चित्र में दर्शित उपकरण के भाग एक्स का नाम बताइए। एक्स का चिन्ह लगा हुआ है तो इसे थिम्बल बोलते हैं। एक वर्नियर कैलिपर में 1 MST व 1 PST BST का अंतर 0.02 में होता है। चित्र में देखकर बताएं कि माइक्रोमीटर की सेटिंग पाठ्यांक क्या है। तो फ्रेंड 42.68। चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होता है। तो इसका 7.31। चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होता है। तो 60.75 mm। नंबर 28 20। दिए गए माइक्रोमीटर के चित्र में से वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर समदाब सुनिश्चित करता है। तो ये ऑप्शन सी है। वहाँ माइक्रोमीटर पर अंशांकन और डेटम रेखा निम्न पर चिह्नित होती है तो बैरल पर होती है। दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, पाठ्यांक बताइए। ये माइक्रोमीटर फ्रेंड और ये 8.45 mm। मीट्रिक माइक्रोमीटर की मीटर का पाठ्यांक होता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक 21.14 मिमी होता है। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। तो फ्रेंड ये वर्नियर कैलिपर है। चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड। तो इसका रैक व पिनियन पर ये कार्य करता है। दर्शाए गए माइक्रोमीटर की पहचान कीजिए। ये माइक्रोमीटर है और किस टाइप का है इसे हमें पहचान करना है इसकी। तो फ्रेंड ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। डायल इंडिकेटर द्वारा पाठ्यांक लेते समय उसे सीधा न देखकर कुछ तिरछा देखा जाए तो इंडिकेटर कम अथवा अधिक पाठ्यांक दर्शाएगा। इनमें से त्रुटि होगी। तो फ्रेंड इसमें अवलोकन त्रुटि होगी। जब लीवर वाले मापी यंत्रों के द्वारा माप लिया जाता है तब मापी जाने वाली सतह समांतर नहीं हो तब निम्न में से कौन सी त्रुटि होती है। तो फ्रेंड इसका ये चित्र है। तो इसमें से कोज्य त्रुटि होती है। चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। एक्स भाग है इसका। तो एक्स भाग का नाम रैचेट स्टॉप है। दर्शाए गए वर्नियर कैलिपर को किस भाग द्वारा आंतरिक व्यास माप लिया जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ये सी और डी दिया है तो इसका ए ऑप्शन है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होता है तो 7.22 mm होता है। अवलोकन त्रुटि को निम्न में से भी जाना जाता है तो समानांतर त्रुटि बोलते हैं उसे। सतह अपरिष्कीकरण द्वारा लघु ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है। जब पर ली गई संगत माप से जब ड्राइंग पर अंकित सैद्धांतिक माप से मेल न खाए तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं। तो दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि कहते हैं।
मापन यंत्रों के कारण होने वाली मापन त्रुटि कहलाती है? तो ये यथा प्रणाली त्रुटि कहलाती है। स्लिप गेज प्राय किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन कार्बन के बने होते हैं। स्लिप गेज का वह अंग जो स्लिप पैक के खराब फेस को नष्ट होने से बचाता है तो प्रोटेक्टर स्लिप कहलाता है। स्लिप गेजों को साथ साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड? रिंगिंग कहलाती है। ये पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। साइन बार से मापा जाता है। साइन बार से क्या माना जाता है? कोण मापा जाता है। साइन कोण का सूत्र क्या है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर एल बटे के। स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए तो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। साइन बार का साइज कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो रोलरों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी से। IS के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का प्रयोग इंस्पेक्शन करने के लिए होता है? तो ग्रेड फर्स्ट का होता है। डायल टेस्टर इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है तो दो तलों के मध्य का अंतर। डायल टेस्टर इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैक और पिनियन के द्वारा माप अंतर को डायल पर दर्शाता है। फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए। चित्र में दर्शाया गया डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रकार का है? तो फ्रेंड ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है और ये हमारा प्लंजर टाइप का है। चित्र देखें और डायल टेस्ट इंडिकेटर के लेबल भाग एक्स को पहचानें। तो इसका सी ये एनविल, एक्स भाग को एनविल कहते हैं। एरो का निशान है। निम्न चित्र में डायल टेस्ट इंडिकेटर के लेबल भाग एक्स नाम है। ये एक्स बनाकर एरो का निशान दिया गया है, इसके लिए हम क्लैंप कहते हैं। वहाँ चूड़ियों में दो समीप चूड़ियों के भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे रूट कहते हैं। मशीन चूड़ियाँ कई प्रकार की उपयोग में ली जाती हैं। जिनमें से BSW चूड़ी भी काम में ली जाती है जिसका कोड 55 डिग्री होता है फ्रेंड। ब्रिटिश चूड़ी का कोड 45 होता है। एक्मे चूड़ी का कोड 29 डिग्री होता है। ये फ्रेंड एग्जाम में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम। BA चूड़ी का कोड 47.5 होता है। स्क्वायर चूड़ी की डेप्थ जो होती है वो निकालते हैं 0.5 गुणा पिच होती है। एक्मे चूड़ियों का आकार ट्रेपीजोइडल होता है। ब्रिटिश चूड़ियों में एक फ्लैट चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है? तो 45 पर। स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग होती है? तो वर्गाकार चूड़ी। द्विआरम चूड़ी में लीड होती है तो 2P। द्विआरम स्क्रू चूड़ी के एक चक्कर में कुल दूरी तय की जाती है तो उसे हम लीड कहते हैं फ्रेंड। एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समांतर जितनी आगे बढ़ती जाती है वो कहलाती है चूड़ी की लीड कहलाती है फ्रेंड। 71 UNC का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड कोर्स। फ्रेंड ये गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं किस प्रकार की चूड़ी में चूड़ी कोड 55 रखा जाता है? तो ब्रिटिश मानक बिटवर्थ चूड़ी। BA चूड़ी कहाँ उपयोग की जाती है? तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में। स्क्रू चूड़ी पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली चूड़ी पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चूड़ी का पिच कहते हैं।
3 स्टार्ट वाली चूड़ी का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को 3 से भाग दिया जाता है। PSW चूड़ी का रूट होता है तो राउंड होता है। एक ग्राइंडिंग व्हील जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है नट तथा वॉशर से फिट है। ग्राइंडिंग व्हील असेंबली में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है? तो लेफ्ट हैंड बी चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसी सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड और पिच समान होते हैं। निम्नलिखित फॉर्म्स की चूड़ियों में से किसका प्रयोग ऐसी थ्रेडेड असेंबली में किया जाता है जिस पर स्लाइडिंग फोर्स केवल एक ही दिशा में करता है? तो बी चूड़ी। मीट्रिक चूड़ी का कोण होता है, ये पूछा जाता है फ्रेंड। मीट्रिक चूड़ी का कोण 60 डिग्री का होता है। ये HAL के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड। मशीन टूल के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार की चूड़ियाँ उपयोग होती हैं? तो ये एक्मे चूड़ियाँ। सामान्य संयोजन कार्य के लिए कौन सी चूड़ी उपयोग की जाती है? तो BSW। चूड़ी के प्लेकों को जोड़ने वाली बॉटम सरफेस है तो फ्रेंड इसे रूट बोलते हैं। नट व बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है तो लीड कहलाती है। एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की मध्य दूरी कहलाती है तो पिच कहलाती है फ्रेंड। स्क्रू चूड़ी की दोनों साइडें जिस स्थान पर मिलती हैं वह कहलाती है तो क्रेस्ट कहलाती है। क्रेरट कहलाती है। स्क्रू चूड़ी के फेरेट और रूट के मध्य की दूरी को यदि अक्ष के लंबवत माप लिया जाए तो वह कहलाती है तो वह गहराई कहलाती है। किसी स्क्रू चूड़ी का सबसे बड़ा डायमीटर होता है तो मेजर डायमीटर कहते हैं उसे। निम्न में से कौन सी चूड़ी का साइज नंबर में होता है? तो बी चूड़ी का जो साइज होता है वो नंबर में होता है। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? तो एक में चूड़ियाँ कटी होती हैं। यह किसी स्क्रू चूड़ी का सबसे छोटा डायमीटर होता है, उसे माइनर डायमीटर कहते हैं। ये स्क्रू चूड़ी का एक काल्पनिक डायमीटर होता है जो मेजर व माइनर डायमीटर के मध्य में स्थित होता है तो उसे पिच डायमीटर कहते हैं। चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दाएं बढ़ती, बाएं बढ़ती, टेपर चूड़ियाँ उपरोक्त सभी होती हैं फ्रेंड। रिवर्स, फॉरवर्ड और एंड टेपर। मल्टी स्टार चूड़ियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब कम घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो। एक टेप से छिद्र में चूड़ी डालने के पश्चात ये पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण रूप से नहीं बना है। इसका कारण है तो टेप का कटिंग किनारे पर टिप टूट गया है। दर्शाई गई चूड़ी कहाँ उपयोग होती है? तो फ्रेंड स्क्रू जैक एवं फ्लोई फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 97 फ्रेंड इसमें चूड़ियाँ दर्शाई गई हैं। चित्र में दर्शाई गई चूड़ियों में से एक में चूड़ी कौन सी है? तो ये डी वाली है, ऑप्शन डी, इस पर 30 डिग्री है ओनली। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की चूड़ियाँ दर्शाई गई हैं? तो फ्रेंड लेफ्ट हैंड स्क्रू चूड़ी 100। चित्र में एक्स से लेवल भाग को पहचाने। ये एक्स बना के एरो का निशान दिया गया है, इसे पिच डायमीटर कहते हैं। वह
कौन सी चूड़ी है जो शक्ति संचालन के लिए प्रयोग की जाती है व आसानी से काटी जा सकती है? तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ये दर्शाई गई बीच चूड़ी में रूट को किस अक्षर से लेबल किया गया है? तो फ्रेंड ये सी का निशान दिया गया, ये सी ऑप्शन ठीक है इसमें। ये ट्रू फॉल्स आ गए। माइक्रोमीटर का अल्पमांक 0.001 mm होता असत्य है। माइक्रोमीटर का संधान नट व बोल्ट के आधार पर होता है, ट्रू है। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की कम से कम गणना 0.02 मिमी है, सत्य है। ब्रिटिश मानक विटवर्थ का थ्रेड कोण 60 होता है, यह असत्य है। बीए थ्रेड का सन्निहित कोण 47 सही 1/2 डिग्री होता है, यह सत्य है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बट रस थ्रेड का कोड 45 होता है। एग में थ्रेड का कोड 29 होता है। फ्रेंड स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ होती है 0.5 गुना पिच। फ्रेंड ये गवर्नमेंट एग्जाम में HL में तो ज़्यादा ही पूछा जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर के जीरो सेटिंग को क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा जांचा जाता है? 50 माइक्रोन 0.05 मिमी के बराबर होता है। निम्नलिखित उत्तरों को प्रश्न दीजिए। वहाँ माइक्रोमीटर के स्पिंडल फेस और मापन नई फ्रेम के मध्य समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो रेचिट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि क्या होती है? तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल तथा एनविल के मिलाने पर थिम्बल की शून्य तथा डेटम लाइन की सीध में अंतर आ जाता है, इसी को शून्य त्रुटि कहा जाता है। इसे ठीक करने के लिए माइक्रोमीटर के साथ एक हुक स्पिनर आता है। किसी शीट को उसके एज से काफ़ी दूर हटकर मोटाई चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम क्या है? तो रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। थ्रेडेड कंपोनेंट पर थ्रेड टॉलरेंस दी जाती है। नीचे दिए गए थ्रेड टॉलरेंस की व्याख्या करें। 1M10 × 1.25 5H/420। तो M10 थ्रेड का साइज है। 5H नट की थ्रेड की टॉलरेंस क्लास है। I.25 थ्रेड का पिच है। 4H था। 4H बोल्ट की थ्रेड पर टॉलरेंस क्लास है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? रैक और पिनियन का प्रयोग करके लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना। इसका प्रयोग किसी जाप की फ्लैटनेस, पैरेललनेस, गोल जाबों की टेपर जाब को सही सेट करने तथा उत्पादित पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहाँ अभी हम वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।